गुड इवनिंग। मैं शैल, आपकी एडुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में। और आज हमने दिन में ये टॉपिक स्टार्ट किया था सुबह, यानी आज आफ्टरनून में 1 PM पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मौसम ख़राब है तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाला प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं पर मैंने थोड़ा देर क्लास लिया, उसके बाद नेटवर्क इशू आ गया तो बंद हो गया। उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम इस एक वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हर कॉन्सेप्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। सुबह शुरू कर दिया था, लेकिन मैं उसको रिवाइज करके फिर से आगे बढ़ा दूंगी, ताकि आप अगर चाहें तो एक ही क्लास में आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो सके प्रोकैरियोट्स के केस में। सचिन, थैंक यू बेटा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने सुबह बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। RNA को फिर 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। क्या क्या? कोडिंग RNA, स्मॉल नॉन कोडिंग RNA एंड लार्ज नॉन कोडिंग RNA। ये 3 तरह के RNA हमने सुबह देखे थे, पहले भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। कोडिंग RNA है हमारा mRNA, स्मॉल नॉन कोडिंग RNA है हमारा snRNA, snORNA, देन हमारा है miRNA, siRNA। लार्ज नॉन कोडिंग RNAs हैं हमारे rRNA एंड tRNA। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन तीनों का होता है, लेकिन हम जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं वो हमेशा mRNA का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। tRNA और RNA का ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने मतलब थोड़ा सा दिया है व्हाट्सन में। कल यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ाऊंगी उसके बाद में हम rRNA tRNA के बारे में बात कर लेंगे। कल भी 1 PM पे हम यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, पूरा एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देखी थी। उसके बाद देखा था कि RNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन। RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के केस में 3 तरह का होता है, 1, 2 एंड 3। 4 और 5 भी होते हैं, जो कि प्लांट्स में देखे जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है, जिसको सिंपल RNA पॉलीमरेज कहते हैं। उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि जो RNA होता है वो DNA से, वो डायग्राम बाद में है, पहले मैं यही रिपीट करा देती हूँ। सो ये DNA है, लेट्स सपोज। तो ये DNA में यहाँ पे थोड़ी देर में ये बहुत लंबा है, ये डायग्राम का बहुत लंबा इमेजिन कीजिए। एंड ये जीन है, लेट्स सपोज ये mRNA का ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये mRNA का जीन है। अब यहाँ पे DNA थोड़ा सा खुलेगा, RNA पॉलीमरेज आएगा और RNA बनना स्टार्ट होगा। सो RNA जो बनेगा वो DNA के रेप्लिकेशन से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि DNA में क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड जो होते हैं उन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग होती है, वो दोनों पूरा अटैच रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेम्पलेट DNA होता है और जो RNA होता है, वो RNA टेम्पलेट DNA से अलग होता है। वो पूरा बेस पेयर्ड नहीं होते हैं, वो मतलब अलग रहते हैं। स्टार्टिंग में ही थोड़ी दूर में यहाँ पे, जैसे कि RNA पॉलीमरेज है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, ये पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, RNA सिंथेसाइज होके यहाँ पे लंबा होते जा रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर में ये बेस पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, अटैच्ड फॉर्म में रहेगा। नहीं तो वैसे DNA रेप्लिकेशन में जैसे कि टेम्पलेट और जो डॉटर होता था वो कम्प्लीटली बेस पेयर्ड रहते थे, वैसा नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन इतना हाईली प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होती है। थोड़े से जो बेस मिस्टेक्स की बात हो तो ट्रांसक्रिप्शन में मिस्टेक्स की ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेप्लिकेशन। क्यों मिस्टेक्स होने से चल जाता है, ये सब हमने सुबह देखा था, ये स्लाइड्स में प्रेजेंट है। उसके बाद मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता दूं। अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर CSI नेट लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम। माय कोड इज़ शेल K10। आप मेरा कोड यूज़ करके बहुत सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप है, आप वो ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं शेल K10, और वहाँ के सारे फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐप में बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर दोज फ्री प्रोडक्ट्स? द फ्री प्रोडक्ट्स आर स्पेशल क्लासेस, जो कि ऐप पे लिए जाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे एजुकेटर्स लेते हैं। मेरे क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल क्लासेस, देन क्विज एंड टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इसको यूज़ करने के लिए आपको मेरा ये कोड यूज़ करना पड़ेगा शेल K10। और मैं वहाँ पे प्रोटीन पढ़ाती हूँ, एनिमल बिहेवियर पढ़ा रही हूँ, सेक्शुअल बिहेवियर। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं। नॉर्मली वहाँ पे क्लास होती है 5 PM पे, यूट्यूब चैनल पे 7 PM पे। आप मुझे जिस चैनल पे देख रहे हैं, आप ही स्पेशल क्लास है, ये एक स्पेशल सेशन है, इसलिए अलग टाइम है। स्पेशल सेशन कभी भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लासेस होती है ऐप पे हमेशा 5 PM, यूट्यूब पे हमेशा 7 PM।
सो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप खुद को प्रिपेयर करने के लिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस आइकॉनिक में सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे हैं, दोनों में लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल चलता है। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, जैसे कि एक पर्सनल कोच आपको मिलेगा जो कि आपको स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़ देगा। पर्सनल कोच क्या करेगा, आपको पर्सनल लेवल पे आपको डाउट क्लियर करके देगा। वो स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होगा एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। सो ये सारे बेनिफिट्स होंगे आइकॉनिक में। प्लस और आइकॉनिक के डिफरेंसेस और बेनिफिट्स हमने यहाँ पे बात की। प्लस के सिर्फ ये बेनिफिट्स है, लेकिन आइकॉनिक के ये एंड ये। सो आइकॉनिक इज फार बेटर दैन प्लस। इफ़ यू वांट टू बाय अ सब्सक्रिप्शन तो आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, अपना गोल डालेंगे, गोल CSR UGC नेट, मेरा कोड याद रखेंगे SHELLK10, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप सब्सक्रिप्शन का टाइप सिलेक्ट करेंगे, प्लस या आइकॉनिक, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, फिर आपको लिस्ट मिल जाएगा जिसमें कि ड्यूरेशन है सब्सक्रिप्शन का एंड अमाउंट है, कितना अमाउंट होगा। और उसके बाद में आपको वो सिलेक्ट करने के बाद, आपका ड्यूरेशन एंड अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पूछा जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए सेम मेरा कोड SHELLK10 ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। EMI में पेमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी योर गाइड और मेंटोर इन प्लस और आइकॉनिक क्लासेस। तो 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल, 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल एंड 1933 पर मंथ, एंड 12 मंथ्स का है 14,500 टोटल, 1,208 पर मंथ, एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। 10% ऑफ के लिए मेरा कोड है SHELLK10। वैसे ही आइकॉनिक के प्राइजेस यहाँ पे है, 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ, 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। अगर आपको ऑफर चाहिए तो SHELLK10 आपको यूज़ करना होगा 10% ऑफ के लिए। सो ये आपके सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं। अगर आपको किसी भी एजुकेटर की कोई भी बात इनअप्रोप्रिएट लगती है, कोई भी स्लाइड का कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो आप एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसे फिलअप करके अनअकैडमी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आप पहले होंगे उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने वाले तो आपको प्राइज़ मिलेगा। सो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि RNA जो होता है वो बेस पेयर्ड नहीं रहता है। ये देखिए, ये टेम्पलेट DNA है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, एंड थोड़ी ही दूर में ये RNA DNA से बाउंड फॉर्म में रहता है, वैसे RNA फ्री होता है। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। और यहाँ पे है कि क्यों ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से चल जाएगा, लेकिन रेप्लिकेशन में नहीं, ये सुबह मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर RNA पॉलीमरेज के बारे में हमने सुबह बात की थी कि RNA पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स के केस में दैट इज मेड अप ऑफ अ कोर पार्टिकल। दिस core particle is made up of 5 subunits. What are these subunits? These are alpha dash, alpha double dash, beta, beta dash and omega. So these are the 5 subunits which together form the core particle of the RNA polymerase found in prokaryotes. इस कोर पार्टिकल के साथ में जब सिग्मा सब यूनिट या सिग्मा पार्टिकल ऐड होता है तब इसको बोला जाता है हॉलो एंजाइम। सो व्हाट इज RNA polymerase हॉलो एंजाइम? हॉलो एंजाइम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा पार्टिकल एज वेल एज द कोर पार्टिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल। फिर यूकैरियोट का देखिए RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3, तीनों का यहाँ पे तीनों का बाकी इन तीनों के सब यूनिट्स के बारे में बताया गया है। एंड ये भी बताने की कोशिश की गई है कि बैक्टीरिया का कौन सा सब यूनिट RNA polymerase 1, 2 एंड 3 के साथ होमोलोगस है, क्योंकि इन सब यूनिट्स के बारे में जानना और याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात हो रही है एंड प्रोकैरियोट के सब यूनिट्स की बात हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने सुबह देख लिया था। एंड उसके बाद हमने बात की थी कि RNA polymerase 3 जो है 1, 2, 3 ये कौन से RNA बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि कल सेशन में मैंने कल रात में 9:30 पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे ट्रांसक्रिप्शन के। वहाँ पे एक लिस्ट, एक स्लाइड दिया है जहाँ पे मैंने सारे जो भी टाइप के RNA हैं वो कौन से पॉलीमरेज बनाते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, उसका लिस्ट दिया है। आप कल की क्लास जो 9:30 पे थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ RNA पार्ट 2, पार्ट 1 तो 7 PM पे हुआ था, ये पार्ट 2 है।
इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा वो वाला स्लाइड को देख लीजिए, वहाँ पे पूरा लिस्ट है कि कौन सा आरएनए कौन सा पॉलीमरेज की वजह से बनता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और मैंने सुबह बताया RMT का फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। RRNA, mRNA, tRNA, इसको कैसे याद रखेंगे? रमन इफेक्ट, तो RM उसके बाद T, 1 2 3, तो RNA पॉलीमरेज 1 RRNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज 2 mRNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज 3 tRNA बनाता है। इसके अलावा RNA polymerase 3 also helps to synthesize 5S rRNA। 5S rRNA क्या है? तो 5S rRNA is a subunit, is a type of ribosomal RNA which forms ribosomes। So ये सारी चीज़ें हमने सुबह बात कर ली हैं। यहाँ पे होमोलोगस कौन सा रीजन है, कौन सा सब यूनिट यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट का होमोलोगस है पॉलीमरेज के केस में, उस बारे में बताया है। तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये हो गया है। फिर हम इनिशिएशन की बात करेंगे। इनिशिएशन के बारे में हमने बात की थी और ये वाला डायग्राम पढ़ लिया था हमने, ये वाला डायग्राम सुबह पढ़ लिया था। इसके आगे अभी बढ़ेंगे। देखिए इनिशिएशन में क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में पूरा के पूरा जो जीन है वो कॉपी होकर mRNA में नहीं आता है। जीन के बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। एक्चुअल सेगमेंट जो है जीन का जो ट्रांसक्राइब होता है वो काफ़ी अलग होता है पूरे DNA के सेगमेंट से। सो अगर लेट्स सपोज इतना ये DNA है, ये हमारा DNA है पूरा एक, एंड इतना जीन है, इतना ही जीन है हमारा जो कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो इतने जीन का ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब उस जीन में +1 से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको +1 दिख रहा होगा। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये DNA के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम से 5 प्राइम। सो 3 प्राइम से 5 प्राइम हमारा टेम्पलेट है, यही हमारा, ये तो बहुत लंबा DNA है लेट्स सपोज, लेकिन ये जीन हमारा इतने दूर में है एंड ये प्रमोटर है, ठीक है। प्रमोटर इज द स्पेशल सीक्वेंस विच हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज या इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल। सो इसी प्रमोटर का ही पार्ट होता है और प्रमोटर के लास्ट में वो दिखता है जीन के स्टार्टिंग में, पहला न्यूक्लियोटाइड जो कि एक्चुअली में RNA में आएगा एंड उसमें आएगा एंड उसकी लोकेशन +1 से सिग्निफाई की जाती है। सो लेट्स सपोज DNA में T है अगर, तो RNA में क्या आएगा? A आएगा। या DNA में अगर A है तो RNA में क्या आएगा? U। सो अगर DNA में C है तो RNA में पहला क्या आएगा? G। RNA में सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो याद रखेंगे, या तो A होता है नहीं तो G होता है, दोनों में से एक होता है। सो +1 जो लोकेशन है DNA की वो क्या बताती है? वो पहला न्यूक्लियोटाइड का लोकेशन बताती है जो कि प्रमोटर का ही पार्ट होता है जो कि RNA में आएगा। सो A या G ही RNA का पहला न्यूक्लियोटाइड होता है। सो DNA में क्या होगा? +1 में या तो T होगा नहीं तो C होगा। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद +2 +3 +4 इस तरह से चलेगा सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके जो कि RNA में कॉपी होंगे DNA से। अब उसके बाद में प्रमोटर के बारे में अगर बात करेंगे तो +1 के बाद नीचे की तरफ प्रमोटर के सीक्वेंस है, +1 से ऊपर की तरफ जीन का सीक्वेंस है। सो इस ऊपर और नीचे को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। सो दिस इज अपस्ट्रीम एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम में प्रमोटर है, डाउनस्ट्रीम में जीन है जो कि कॉपी होके राइबोसोम में RNA में आएगा। सो +1 के ऊपर दिस इज अपस्ट्रीम, प्लस प्रमोटर जहाँ है वहाँ पे अपस्ट्रीम, जीन जहाँ है वहाँ पे डाउनस्ट्रीम। सो प्रमोटर जहाँ है वहाँ पे अपस्ट्रीम, जीन जहाँ है वहाँ डाउनस्ट्रीम। तो +1 के अपस्ट्रीम, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है, प्रमोटर ये हो गया अपस्ट्रीम DNA, ये हो गया डाउनस्ट्रीम DNA। सो डाउनस्ट्रीम DNA RNA में कॉपी होता है, ठीक है। तो जब RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं बाइंडिंग या क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। अभी सिर्फ बाइंड किया है, उसके बाद DNA हल्की सी मेल्ट होती है। कहाँ मेल्ट होगी? ये मेल्ट होगी प्रमोटर का थोड़ा सा रीजन और जीन का थोड़ा सा रीजन, इस रीजन में मेल्टिंग होगी, आप देख सकते हैं इस रीजन में मेल्ट होगी। इसके बारे में बात करेंगे अभी, इसका लोकेशन वगैरह बात करेंगे। इस रीजन में मेल्टिंग होगी, ठीक है। मेल्टिंग जैसे होगी कि ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसे कहा जाएगा ओपन कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद में मैं इसको डिलीट कर देती हूँ पूरा। उसके बाद प्रमोटर से वो प्रमोटर के साथ में आगे बढ़ेगा, से आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, उसको बोलेंगे इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो एंटर कर जाएगा इलॉन्गेशन में।
तो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इनिशिएशन में। क्या क्या आप देख सकते हैं, बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, ओपन क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स एंड इलोंगेशन। सो इनिशिएशन में ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कौन कौन से? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से हैं? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स एंड इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये इनिशिएशन के बारे में था। उसके बाद इलोंगेशन है, फिर टर्मिनेशन, ये सब हमने बात कर ली थी सुबह। आज अभी उसके आगे बढ़ते हैं। सो इनिशिएशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक प्रमोटर पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद वहाँ पे मेल्टिंग होगी एंड ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मेल्टिंग होने के लिए क्या होगा? मेल्टिंग होने के बाद एक ट्रांसक्रिप्शन बबल जैसा स्ट्रक्चर बन गया था, आपने देखा था, इस तरह से एक बल बन गया था। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के लिए बेस पेयर्स को डिसरप्ट होना पड़ेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन होगी डीएनए में 5 प्राइम से 3 प्राइम में, सॉरी 3 प्राइम से 5 प्राइम में। डीएनए का जो टेम्पलेट बनेगा डीएनए का स्ट्रैंड, दैट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो आरएनए बनेगा दैट विल बी ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रुकिए, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो दिस इज आवर टेम्पलेट, और इसको यूज करके जो आरएनए बनेगा दैट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस वाले पॉइंट में वही बताया जा रहा है। उसके बाद क्या है? रेप्लिकेशन के अपोजिट में ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स यूज होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही यूज होता है, वही बता रहा है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ से सुबह की क्लास रुकी थी। The choice of promoter determines which stretch of DNA is transcribed and is the most common step at which regulation is imposed। मतलब प्रमोटर के साथ ही हमारा सेल खेल सकता है। प्रमोटर के लेवल पे ही डिसाइड हो जाता है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन का लेवल क्या होगा? बहुत अच्छा ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब बहुत सारे आरएनए के कॉपीज बनेंगे, या इतना अच्छा ट्रांसक्रिप्शन का लेवल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें प्रमोटर पे ही डिसाइड हो जाती हैं। तो प्रमोटर के लेवल पे ही डिसाइड हो जाएगा कि रेगुलेशन कैसा होगा, मतलब क्या नेगेटिवली रेगुलेट होगा वो जीन, मतलब क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, पॉजिटिवली रेगुलेट होगा, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन का पावरफुल ट्रांसक्रिप्शन होगा, बहुत सारे बनेंगे, ये सारा प्रमोटर पे ही डिसाइड हो जाएगा। अब इलोंगेशन की बात करते हैं। तो इलोंगेशन में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, पहले ही बोल दिया था कि अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे पॉलीमरेज होगा, आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये जो डीएनए का जो बेस पेयरिंग है ये टूटेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो, और उसके पॉलीमरेज के पीछे बनेगा, तो यहाँ पे टूटेगा बेस पेयरिंग डीएनए का, यहाँ पे बनेगा, तो पॉलीमरेज के पीछे रीएनिलिंग होगी एंड आगे डीनेचुरेशन होगा। ठीक है, यही बता रहा है। तो वंस द आरएनए पॉलीमरेज हैज सिंथेसाइज्ड ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए दैट इज 10 बेसिस, मतलब इनिशिएशन होने के बाद भी प्रोकैरियोट्स के केस में या यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन का एक ऐसा क्वालिटी है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रमोटर से जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो प्रमोटर से बाइंड करके उस एरिया को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहता है, वो इतना जल्दी आगे बढ़ता नहीं है, वो प्रमोटर से बाइंड करके उसी एरिया में रह के सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, आगे ना बढ़ के। इनिशिएशन अगर हो गया, पहला न्यूक्लियोटाइड लग गया, तो ऑफकोर्स उसको वो एरिया छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, इलोंगेशन में एंटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रो में भी और यू में भी क्या होता है, इनिशिएशन होने के बाद भी पॉलीमरेज वहीं पे रहता है और वो आगे का जो डीएनए है जिससे कि वो आरएनए बनाएगा उसको अपनी तरफ ऐसे करके खींचता है। इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म। डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना बोल के छोड़ देती हूँ। इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म। स्क्रंचिंग मैकेनिज्म मतलब आप सोचिए आप एक रोप के ऊपर खड़े हैं और रोप को ऐसे आगे खींच रहे हैं। सो पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस नहीं होती है इतनी आसानी से। तो पॉलीमरेज क्या करता है, प्रमोटर के एरिया में ही रहता है, आगे का डीएनए को इस तरह से खींच के अपने एक्टिव साइट में लेके आता है एंड आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो जब, और ये जो होता है ना, खींचता है, जब थोड़ा सा आरएनए बनता है, फिर छूट जाता है डीएनए, फिर से वो खींचना स्टार्ट करता है, फिर छूट जाता है, फिर से खींचना स्टार्ट करता है, फिर छूट जाता है। मतलब आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, स्टार्टिंग में बहुत सारी छोटे छोटे आरएनए बनते हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाता है वो प्रोसेस। इसको बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन मतलब इनिशिएशन तो हो जाता है लेकिन उसका बार बार एबॉर्शन हो जाता है, मतलब बार बार वो प्री मैच्योरली
रुक जाता है, क्योंकि ये प्रमोटर को छोड़ के आगे नहीं बढ़ता है। प्रमोटर को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए इसको जो स्ट्रेस चाहिए वो इसको मिला नहीं है अभी। क्या करेगा, ये डीएनए को खींचेगा अपनी तरफ, छोटा सा आरएनए बनाएगा, और ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, वो आरएनए टूट जाएगा, निकल जाएगा, फिर खींचेगा, फिर छोटा आरएनए बनाएगा, फिर वो टूट जाएगा, फिर गिर जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो स्ट्रांगली उसको पकड़ लेता है, डीएनए को अपने पास खींचता है, एंड 10 बेसेस जब बना लेता है, नॉट बेस पेयर्स, 10 बेसेस, 10 बेस का आरएनए जैसे बनता है कि वो क्या होता है, उसका वो और डीएनए को खींच नहीं पाता है, वो स्ट्रेस आती है उसके अंदर, वो स्ट्रेस होने की वजह से वो पॉलीमरेज जो है प्रमोटर को छोड़ के इलॉन्गेशन में एंटर कर जाता है। इसको और डिटेल में अभी एक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी वो इलॉन्गेशन में एंटर करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, वंस द आरएनए पॉलीमरेज हैज सिंथेसाइज्ड ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए 10 बेसिस, इट शिफ्ट्स इनटू द इलॉन्गेशन फेज। अब उसके बाद में इलॉन्गेशन करता है, तो आगे की तरफ में डीनेचुरेशन या अनवाइंडिंग होता है, और पीछे की तरफ में वाइंडिंग होता है या रीएनिलिंग होता है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है। अब टर्मिनेशन की बात करते हैं। टर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि रेप्लिकेशन हो या ट्रांसलेशन हो या ये सब बात अगर करेंगे, जैसे सबसे बेस्ट है ट्रांसलेशन, एक स्टॉप सीक्वेंस होता है, एक स्टॉप कोडॉन होता है जो जैसे आता है कि टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल सीक्वेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। टर्मिनेशन होने के लिए 2 प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि सीक्वेंस पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की बात अगर करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज को एक क्रैब के क्लॉ से कंपेयर किया जाता है। क्रैब का क्लॉ अगर होगा कंपेयर करने के लिए, तो क्रैब कैसे दिखता है, ऐसे तरह का दिखता है ना। क्रैब ऐसे होता है ना, उसके 2 इस तरह से काटने के लिए होते हैं, इस तरह से क्रैब होता है ना, इस तरह से काटता है क्रैब, ऐसा दिखता है। ये दोनों को बोलते हैं पिंसर, क्रैब का पिंसर बोलते हैं इसको, क्रैब का पिंसर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पिंसर जो होता है, ये पिंसर की वजह से ये जो क्रैब का ये दोनों पिंसर है, ये दोनों कौन से सब यूनिट से, बीटा एंड बीटा डैश। अब यहाँ देखिए, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये पिंसर हो गया बीटा बीटा डैश। अब इसी का कंटिन्यूएशन एरिया यहाँ पे आ गया है, इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे आ गया है। तो इसी के नीचे है एक्टिव साइट। तो एक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसे क्रैब के क्लॉ से कंपेयर करते हैं, ठीक है। 2 पिंसर के बारे में बात कर लिया हमने, और ये दोनों पिंसर है बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट, जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट्स है आरएनए पॉलीमरेज के, ठीक है। अब ये एक्टिव साइट क्या है, ये तो हो गए क्रैब के दोनों पिंसर जो ऐसे काटते हैं क्रैब, ठीक है। अब द एक्टिव साइट विच इज मेड अप ऑफ रीजन्स फ्रॉम बोथ दी सब यूनिट्स, मतलब जो पिंसर होगा उसके वो बॉडी से कनेक्टेड होगा। तो ये अगर पिंसर है तो ये वाला एरिया बॉडी से कनेक्टेड है कि नहीं। फिर यहाँ पे मेन बॉडी है, यहाँ पे मेन बॉडी है, तो ये वाला बॉडी हो गया एक्टिव साइट। तो वही बोल रहा है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट या एक्टिव साइट, यहाँ पे देखिए। और ये एक्टिव साइट में 2 मेटल आयंस की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की। एक मैग्नीशियम आयन वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, 1 टाइटली बाउंड, और एक जो रहता है वो सेकेंड वाला, फर्स्ट तो वहीं पे रहता है, सेकेंड वाला जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ आता है और जाता है, हर न्यूक्लियोटाइड के साथ आता है जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर समझेंगे तो इस तरह से अगर समझेंगे, 2 पिंसर हैं, ये डीएनए को उसके एक्टिव साइट में पकड़ के रखेगा, एक्टिव साइट में पकड़ के रखेगा और ऐसे आगे मूव करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, वो ऐड करते जाएगा अकॉर्डिंग टू डीएनए या अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। तो जैसे एक एक न्यूक्लियोटाइड आएगा वो अपने साथ ही मैग्नीशियम का सेकेंड आयन लेके आएगा। तो एक्टिव साइट में 2 मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है फॉर बेटर वर्किंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद क्या बना था, एक ओपन कॉम्प्लेक्स बना था। तो यहाँ पे देखिए, इन द सेकेंड स्टेप ऑफ इनिशिएशन द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स अंडरगोज ए ट्रांजिशन टू द ओपन कॉम्प्लेक्स इन विच द डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 13 बेस पेयर्स अराउंड द स्टार्ट साइट। स्टार्ट साइट कौन सा है, ये डीएनए हो गया, ये प्रमोटर हो गया, यहाँ पे लेट्स सपोज +1 है। सो ये हो गया हमारा स्टार्ट साइट।
तो एक बार में इसके आसपास के 13 बेस पेयर्स खुलते हैं, जो मेल्टिंग होती है या ट्रांसक्रिप्शन बबल जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये बबल में 13 बेस पेयर्स हैं अराउंड द स्टार्ट साइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब 10 के आसपास जब तक नहीं बनता है तब तक तो इलॉन्गेशन में एंटर नहीं करता है। सो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि जब तक 10 के आसपास का आरएनए नहीं बनेगा इलॉन्गेशन में एंटर नहीं करेगा। और उसके बाद में सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए थे वही उसी के बारे में बात किया गया, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। और इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स के बाद इलॉन्गेशन फेज में तभी एंटर करेगा जब 10 बेस पेयर का आरएनए बना लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन सेल्स हाउएवर पॉलीमरेज इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन एज प्रमोटर्स, मतलब प्रमोटर्स में आरएनए पॉलीमरेज तो रहता ही है, इसके अलावा सिग्मा फैक्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स में यूज होता है दैट इज सिग्मा 70, ठीक है। सिग्मा 70 प्लस कोर इज इक्वल टू हॉलो एंजाइम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो 70 का मतलब क्या है, उसका 70 किलो डाल्टन उसका मॉलिक्यूलर मास है। and share the following two conserved sequence each of 6 nucleotides separated by a non-specific stretch of 17 to 19 nucleotides. So प्रमोटर जो है ये प्रमोटर की बात हो रही थी, ये अभी बात करेंगे। उससे पहले सिग्मा 70 एंड पॉलीमरेज, ये दोनों ज़रूरत होता है प्रमोटर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ बाइंड करके इनिशियल का जो क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है वो बनाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ध्यान रखना है, दैट इज द टॉपिक ऑफ प्रमोटर। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों का प्रमोटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट्स की कल बात करेंगे। सो प्रमोटर में 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रमोटर है, लेट सपोज 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। मतलब क्या है, वो अगर बहुत सारे डीएनए का बहुत सारे जीन्स को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें लगभग सिमिलैरिटी मिलेगी उस रीजन में, उसको बोलते हैं कंजर्व्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो बहुत सारे जीन्स को कंपेयर करने के बाद में हमें ये पता चला कि प्रमोटर में 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। कितने होते हैं, वो दोनों कंजर्व्ड सीक्वेंसेस में क्या होता है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दोनों में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों के बीच में 17 से 19 न्यूक्लियोटाइड का गैप होता है, ठीक है। दोनों कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं क्या, एक है -10 बॉक्स, एक है -35 बॉक्स। -10 बॉक्स, -35 बॉक्स, मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज +1 है, ठीक है। इसके बाद होगा -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ पे 10 होगा, जहाँ पे 10 होगा उस एरिया में पहला कंजर्व्ड सीक्वेंस होगा। क्या होगा उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रमोटर का 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस के दिखाया गया है यहाँ पे। ये है -35, ये है -10, ठीक है। 2 कंजर्व्ड रीजन, बीच में गैप -15 से 19 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज +1 है, इसको स्टार्ट साइट कहेंगे। आपको ये क्लियर है आई थिंक +1 का मीनिंग। +1 से नीचे जाएंगे जब -1, -2, -3, -4 इस तरह से नीचे जाते जाएंगे तो जो बॉक्स आएगा पहला बॉक्स, उसमें क्या है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स का कंजर्व्ड सीक्वेंस है। 6 क्या है, तो TAT, ये है -10 पे, बीच में गैप है। -35 पे क्या है, TT गाका, ये है -35 पे। -10 का मतलब क्या है, ये जो T है ना, ये -10 पोजीशन पे होगा, मतलब उस बॉक्स के बीचों बीच की अगर बात करें तो T नहीं तो A -10 के रीजन में होगा। वैसे ही यहाँ पे ये A नहीं तो ये G -35 पोजीशन पे होगा। आ गया समझ में। सो अगर बात करेंगे, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो कैसा दिखेगा ये, सो यहाँ पे +1, नीचे आते जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, 9, ये वाला 9 है, ये 10, -10, 10, T है -10, 11, 12, ठीक है। फिर 13, 14, 15, 16 इस तरह से जब तक 15 से 19 न्यूक्लियोटाइड्स का गैप यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर ये -35 है G तो ये है 34,
ये है 33, ये है 32। तो 12 से लेके 32 का बीच में गैप है, ये कंजर्व नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बॉक्स है उसका -10 लोकेशन का मतलब है कि बॉक्स के बीचों बीच -10 होगा। मतलब बॉक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 6। तो 6 मतलब थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो होगा उस बॉक्स का, एक सेकेंड, चार्ज खत्म हो गया। हाँ, जो बॉक्स के बीचों बीच का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा -10 की लोकेशन पे। आई थिंक ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आने से मुझे बोलना। क्या है देखिए, -10 ये समझ लीजिए +1 है, इसके नीचे जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे प्रमोटर है +1, ठीक है। नीचे आते आते पहला बॉक्स है -10 बॉक्स, फिर गैप है 15 से 19 न्यूक्लियोटाइड का, फिर दूसरा बॉक्स है जो कि -35 है। इस बॉक्स का क्या है सीक्वेंस? 6 सीक्वेंस होगा, TAT AAT, ये पे यहाँ पे क्या है TT गाका, ठीक है। तो यहाँ पे या तो T है -10 पे, नहीं तो A है -10 पे, मतलब वो बॉक्स के बीचों बीच -10th पोजीशन है। वैसे ही यहाँ पे बॉक्स के बीचों बीच -35th पोजीशन है। दिस इज द प्रमोटर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और इसमें भी ये वाला सीक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन के लिए, फिर ये वाला सीक्वेंस आता है, इंपॉर्टेंस अभी देखेंगे एक एक करके। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। सो ये हो गया हमारा प्रमोटर के बारे में। देख सकते हैं द सीक्वेंसेस आर दस कॉल्ड -35 एंड -10 रीजन्स और एलिमेंट्स। आगे बढ़ेंगे। एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो आपको याद रहेगा, ये अगर +1 है तो ये है अपस्ट्रीम, ये है डाउनस्ट्रीम, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रमोटर्स में, जीन प्रमोटर में, जिसके बारे में अभी बात की हमने, -10 में क्या है TT गाका, सॉरी -10 क्या है TT TAAT एंड -35 पे है क्या TT गाका। जिन प्रमोटर्स के ये सिमिलैरिटीज जितनी ज़्यादा होंगी उनको कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। बस जिनका सिमिलैरिटी कम होगा उसे उतना स्ट्रॉन्ग प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मतलब ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी अच्छे से होगा उस प्रमोटर की वजह से, बस इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ जीन्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत है, जैसे कि हीमोग्लोबिन का प्रोटीन, उसका जीन का ट्रांसक्रिप्शन तो बहुत ज़रूरत है, हर सेल में ज़रूरत है, तो उसका जो प्रमोटर होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और उसका सीक्वेंस ऐसा ही होगा। अब देखते हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके हर सेल में ज़रूरत नहीं है, जिस सेल में ज़रूरत है उसका प्रमोटर स्ट्रांग होगा, जिस सेल में ज़रूरत नहीं है उसमें उसका प्रमोटर इतना स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब उसका प्रमोटर का सीक्वेंस इस सीक्वेंस से थोड़ा अलग होगा। यही सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 -10 -35, ये यूपी एलिमेंट क्या है अभी बात करेंगे इसके बारे में। अब और एक टाइप का प्रमोटर, वो एक स्टैंडर्ड प्रमोटर था, अब और एक टाइप का प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। ये देखिए -10 रीजन है, ठीक है। अब इसी -10 रीजन के बगल में एक एडिशनल शॉर्ट सीक्वेंस एलिमेंट होता है अपस्ट्रीम एंड में। ये -10 है, उसके अपस्ट्रीम में एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, और ये एक्सटेंडेड -35 उस प्रमोटर में एब्सेंट होता है, और ये एक्सटेंडेड की वजह से -35 की कमी नहीं होती है, मतलब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं करती है। तो ये सेकेंड टाइप का प्रमोटर है, वो स्टैंडर्ड प्रमोटर था। ये सब मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें -10 का बॉक्स है और उसके जस्ट बगल में और एक स्पेशल रीजन होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, और वो -35 नहीं होता है इसलिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -35 भी है, -10 भी है। -10 के डाउनस्ट्रीम में एक स्पेशल रीजन है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ पे -10 के अपस्ट्रीम में एक्सटेंडेड था, यहाँ पे -10 के डाउनस्ट्रीम में एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर, और ये डिस्क्रिमिनेटर और पॉलीमरेज के बीच में अच्छा इंटरैक्शन होता है। जितना अच्छा इंटरैक्शन होगा उतना अच्छा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। और एक टाइप का प्रमोटर के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये पॉलीमरेज है, ठीक है। पॉलीमरेज के इस डायरेक्शन में क्या होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा ये बताया जा रहा है। पॉलीमरेज के ये क्या है अपस्ट्रीम, ये है डाउनस्ट्रीम। तो पॉलीमरेज के डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डीएनए जो है उसको खोलने की कोशिश की जाएगी, और पॉलीमरेज के पीछे क्या होगा, डीएनए जो खुला है, आरएनए जो बना है वो डीएनए वापस से बनना शुरू होगा। तो डीएनए आगे में उसके डाउनस्ट्रीम में जो खोलने की कोशिश होगी, तो डीएनए लेट्स सपोज आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि जो दो धागा है जो कि एक दूसरे में इस तरह से उलझा है।
अब आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स उसके आगे में टेंशन डेवलप करेगा। तो टेंशन डेवलप करेगा कैसा, देखिए यहाँ पे ये धागा है हमारा, वो इस तरह से कॉइल है। अब इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा, लेकिन ऐसे टेंशन डेवलप करने लग जाएगा। मतलब पहले जो वो एक दूसरे से ऐसे उलझा था, तो वो जो उलझन थी वो थोड़ी लंबी लंबी थी, देखिए यहाँ पे लंबी लंबी है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि उसे खोल रहे हैं तो उसके आगे में टेंशन जो है वो डेवलप करेगा, उसको कहा जाएगा पॉजिटिव सुपर कॉइल्स। मैंने आपको बताया है पहले ही। तो पॉलीमरेज के डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव सुपर कॉइल्स आते हैं और पॉलीमरेज के अपस्ट्रीम में नेगेटिव सुपर कॉइल्स आते हैं। इसे समझना और याद रखना, याद रखने की तो बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। समझ जाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा एग्जाम में अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो पॉलीमरेज के आगे है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स, क्योंकि आगे में डीएनए को खोलने की कोशिश हो रही है, टेंशन डेवलप कर रहा है, वो ट्विस्ट हो रहा है, मतलब डीएनए अपने ऊपर ही चढ़ रहा है। पीछे में क्या हो रहा है, पॉलीमरेज उसको छोड़ के आया है, मतलब वहाँ पे डीएनए अलग थे, अब वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ टेंशन कम है, मतलब नेगेटिव सुपर कॉइल्स है। ठीक है। अब पॉलीमरेज का जैसे कि मैंने बात की थी, क्रैब की बात की थी, तो ये देखिए ये एक पिंसर है, ठीक है, ये है हमारा बीटा सब यूनिट, ये सेकेंड पिंसर है, ये है बीटा डैश सब यूनिट, ठीक है, ये है हमारा एक्टिव साइट, इसमें मैग्नीशियम के दोनों आयंस होंगे। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज में 5 चैनल्स होते हैं, 5 चैनल्स। ये जो चैनल से देखिए यहाँ पे है आरएनए एग्जिट चैनल, डीएनए एग्जिट चैनल, एनटीपी एंट्री चैनल, इस तरह से यहाँ पे 3 दिखाए गए, ऐसे 5 है और इन 5 का अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि डीएनए एग्जिट चैनल, पॉलीमरेज से डीएनए बाहर निकलता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, पीछे वाला डीएनए उससे बाहर निकलता रहेगा। आरएनए एग्जिट चैनल, आरएनए वहाँ से बाहर निकलेगा जो बन रहा है। एनटीपी चैनल, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए या डीएनए का, वो एंटर करेगा एक चैनल से। तो इस तरह से 5 चैनल्स हैं टोटल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा फैक्टर के बारे में। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो खुद एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। जिस तरह से हमने अभी बात की कि पॉलीमरेज के सब यूनिट्स हैं, उस तरह से सिग्मा फैक्टर का सब यूनिट तो नहीं। आप लेट सपोज ये एक सिग्मा फैक्टर का प्रोटीन है, ये अमीनो एसिड से बना है, ठीक है। उन अमीनो एसिड्स को डोमेन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको रीजियंस का नंबर दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रीजियंस है। ये रीजन 1 है, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स है, ये रीजन 2 है, यहाँ कुछ अमीनो एसिड्स है, रीजन 3 यहाँ कुछ, इस हिसाब से रीजन 2 एंड 4 जो होता है सिग्मा फैक्टर का, वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजन 2 -10 बॉक्स से बाइंड करता है और रीजन 4 -35 पे। क्योंकि सिग्मा बाइंड करता है प्रमोटर से, इसीलिए ही पॉलीमरेज आके बाइंड कर पाता है, क्योंकि सिग्मा का बाइंडिंग पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्मा बाइंड करेगा तो ही वो पॉलीमरेज को हेल्प करेगा उस एरिया में बाइंड करके, उसको आइडेंटिफाई करके इनिशिएशन में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा प्रमोटर के बारे में। अब यहाँ पे वही चीज़ है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स और नेगेटिव सुपर कॉइल्स के बारे में। एंड इलॉन्गेशन जो होता है उसका रेट है 50 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। ठीक है, इतना बनता है। अब थर्ड टाइप का प्रमोटर के बारे में मैंने बोला था, जो मैं बताऊंगी क्या क्या था। एक तो स्टैंडर्ड प्रमोटर है -10 -35। सेकेंड क्या था, -10 के अपस्ट्रीम में एक था एक्सटेंडेड रीजन। थर्ड क्या था, -10 के डाउनस्ट्रीम में था डिस्क्रिमिनेटर रीजन। अब फोर्थ है यूपी एलिमेंट। यूपी एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे हमने वहाँ पे एक डायग्राम देखा था, याद कीजिए यूपी एलिमेंट। तो ए थर्ड AT रिच रिकॉग्निशन एलिमेंट कॉल्ड द यूपी एलिमेंट ऑकर्स बिटवीन पोजीशंस 240 एंड 260 इन द प्रमोटर्स ऑफ हाईली एक्सप्रेस्ड जीन्स। मतलब अगर ये हमारा जीन है, ये +1 है, स्टार्ट साइट है, तो ऊपर जाते जाते किस नंबर पे 240 से 260 न्यूक्लियोटाइड के बाद में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं यूपी एलिमेंट। क्या क्या था, एक्सटेंडेड, डिस्क्रिमिनेटर। जब एक्सटेंडेड था तो याद कीजिए -10 ही था, -35 नहीं था। डिस्क्रिमिनेटर था तो -10 -35 दोनों था। उसके बाद था नॉर्मल वाला -10 -35 वाला। उसके बाद क्या है, यूपी एलिमेंट। तो ये हो गया यूपी एलिमेंट। ये यूपी जो एलिमेंट है, दिस इज AT रिच रीजन। इसमें AT बहुत सारे होंगे, A T T A इस तरह से होगा। एंड ये यूपी एलिमेंट जिस भी जीन में देखा जाता है, वो जीन बहुत अच्छे से ट्रांसक्राइब होता है, मतलब बहुत बार उससे RNA बनता जाता है, और इस वजह से पॉलीमरेज जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बाइंड कर पाता है और ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप का हो गया, जिसको हम बोलेंगे यूपी एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इलॉन्गेशन की बात करेंगे तो
ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में जब एंटर करेगा तो एक और स्पेशल टाइप का सब प्रोटीन बाइंड कर जाएगा पॉलीमरेज से, जिसको बोलेंगे न्यूस ए। देखिए यहाँ पे सिग्मा 70 है, ये पॉलीमरेज है। सिग्मा 70 और सिग्मा पॉलीमरेज आए प्रमोटर से बाइंड किए। देखिए यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बना, छोटा सा आरएनए बना, आरएनए बढ़ते जा रहा है। जैसे आरएनए 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का बन गया, आपको याद होगा मैंने अभी बोला था 10 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का जैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, ये डीएनए है, ये प्रमोटर है। देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इस प्रमोटर के कोर से, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज का कोर बाइंड करेगा, मतलब बीटा, बीटा डैश, अल्फा डबल डैश एंड ओमेगा, वो वाला पोर्शन बाइंड करेगा प्रमोटर से। अब उसके बाद सिग्मा 70 आके बाइंड कर गया। ये सब होने की वजह से जो पहला कॉम्प्लेक्स होगा उसको बोलेंगे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मेल्टिंग होगी, उसको बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स। छोटा सा आरएनए बनेगा। जब आरएनए 10 न्यूक्लियोटाइड से 12 न्यूक्लियोटाइड का बनेगा तो ही वो इलोंगेशन में एंटर करेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर को छोड़ दिया, इलोंगेशन में एंटर कर गया। जब इलोंगेशन में एंटर करेगा तो सिग्मा 70 जो फैक्टर था वो छोड़ देगा। सिग्मा 70 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन के लिए हेल्प करेगा, इलोंगेशन के लिए नहीं। सो इलोंगेशन में जैसे हेल्प करेगा कि सिग्मा 70 की जगह पे न्यूस ए नाम का प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगा और ये इलोंगेशन फेज में एंटर कर जाएंगे। देखिए, और टर्मिनेशन होने के बाद में न्यूस ए भी इस एरिया को छोड़ के, मतलब पॉलीमरेज को छोड़ के चला जाएगा। सो ये वाला पूरा साइकिल है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दो चीज़ों की और, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो पॉजिटिवली रेगुलेटेड होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो कितना रेट होगा, नहीं होगा तो उसको बोला जाएगा नेगेटिवली रेगुलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है लैक ओपरॉन में। लैक ओपरॉन का आपको याद होगा, लैक ओपरॉन में क्या होता है? लैक्टोज होता है एक मेटाबोलाइट। अगर ई कोलाई के पास लैक्टोज है मीडियम में तो वो क्या करेगा? वो लैक्टोज को डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत है उसका ट्रांसक्रिप्शन वो करेगा। लैक्टोज नहीं होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। सो द जीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज आर ओनली ट्रांसक्राइब्ड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उसका जो प्रमोटर होगा डैट विल बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड, मतलब उससे बार बार ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो नेगेटिवली रेगुलेटेड होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर लैक्टोज नहीं होगा तो प्रमोटर के साथ में जो बाइंड करेंगे मॉलिक्यूल्स उसको बोला जाएगा रिप्रेसर। तो रिप्रेसर के बाइंड करने की वजह से पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो रिप्रेसर कब बाइंड करेगा? जब लैक्टोज जो कि उसका खाना है वो मीडियम में नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो रिप्रेसर्स आर प्रोटीन्स that block the synthesis of RNA at specific genes. In the case of the lac repressor, transcription of the genes for the enzyme of lactose metabolism is blocked when lactose is unavailable. Simple. अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ओपरॉन नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा मतलब रिप्रेसर बाइंड करेगा। रिप्रेसर बाइंड किया मतलब पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं लैक ओपरॉन में, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन दिया गया है। इनफैक्ट वो टॉपिक का ही नाम है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, वैसे और एक एग्जाम्पल हम, ये तो रिप्रेसर हुआ, अब इसको प्रमोटर के बारे में एक बार देख लेते हैं। सॉरी, ये तो रिप्रेसर हुआ, एक्टिवेटर देख लेते हैं। तो इन ई कोलाई वन प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स इज साइक्लिक एएमपी। यहाँ पे रिप्रेसर है, एक प्रोटीन का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे इसको लैक रिप्रेसर कहते हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की तरह, सॉरी, जो एक्टिवेटर की तरह काम करता है उसको बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो क्या है? साइक्लिक एएमपी वो क्या है? इट इज द साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, मतलब सीआरपी। सीआरपी जो है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जिस तरह से लैक्टोज नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड नहीं कराना है प्रमोटर से, मतलब रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा। अगर लैक्टोज भी नहीं है, ठीक है, और विच इंक्रीजेज, एक सेकेंड, अदर दैन ग्लूकोज व्हेन सेल्स आर ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ओके, मैं देख रुकी, दो कंडीशन बनाते हैं फिर ये आपको और क्लियर होगा। दो कंडीशन बनाते हैं, एक है लैक्टोज प्रेजेंट, ठीक है, एक है लैक्टोज एब्सेंट, ठीक है, एक है
लैक्टोज प्रेजेंट, ग्लूकोज एब्सेंट। एक्चुअली में क्या होता है लैकोप्रोन में, लैक्टोज तो एक मेटाबोलाइट है, इकोलाई के लिए ज़रूरत है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैकोप्रोन चलेगा, उसको एंजाइम्स बनाएगा लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए। अगर लैक्टोज नहीं है तो वो एंजाइम्स नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है अगर, तो क्या होगा, एक्टिवेशन की ज़रूरत होगी। तो कौन बाइंड करेगा, सीआरपी बाइंड करेगा, सीआरपी बाइंड करेगा। सीआरपी बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लैक्टोज है, लैक्टोज है। अब अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक्टिवेटर, अगर लैक्टोज है तो कौन बाइंड करेगा, एक्टिवेटर बाइंड करेगा प्रमोटर से, जो कि पॉलीमरेज के बाइंडिंग को और इम्प्रूव कर देगा और अच्छा बना देगा। लैक्टोज एब्सेंट है तो कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ही नहीं करने देगा, ठीक है। और अगर लैक्टोज है मतलब क्या है, ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, और भी सिंपल फॉर्म है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना तो भी लैकोप्रोन काम नहीं करता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, डाइजेस्टेड फॉर्म है लैक्टोज का। और अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इकोलाई क्या चाहता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करे और एब्जॉर्ब करे। अगर ग्लूकोज होगा मीडियम में तो वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, वो ग्लूकोज को क्यों ना डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले। सो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैक्टोज, है ना। तो एनवायरनमेंट में अगर ग्लूकोज है तो भी लैकोप्रोन काम नहीं करेगा। अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है तो भी लैकोप्रोन काम नहीं करेगा। अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज है तो काम करेगा। तो एनवायरनमेंट में अगर लैक्टोज है तो उसे डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो कौन बाइंड करेगा, सीआरपी। अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है मतलब रिप्रेसर बाइंड करेगा। अगर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज है तो भी काम नहीं करेगा लैकोप्रोन, तो भी कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर। सो ये लैकोप्रोन का जिसको नॉलेज है, ये वाला पॉइंट उनको समझ में आया होगा। नहीं भी है तो भी मैं जो बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। ई कोलाई को मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, तो उसका प्रिफर्ड फूड है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सिंपलर फॉर्म ऑफ लैक्टोज। तो एनवायरनमेंट में लेट्स सपोज लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। लैक्टोज क्या है, वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और खुद के लिए यूज़ करेगा, एटीपी में कन्वर्ट करेगा और खुद के लिए यूज़ करेगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में तो लैकोप्रोन चलेगा, क्योंकि लैकोप्रोन चलाने से ही, मतलब लैकोप्रोन का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ जीन्स जो कि एंजाइम बनाएंगे लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए। लैकोप्रोन क्या है, ये एक प्रमोटर है, और यहाँ पे जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ए बी सी ये प्रमोटर है ना। तो अगर लैक्टोज है एनवायरनमेंट में, मतलब लैक्टोज, सचिन हेलो बेटा, मैम हाँ सचिन बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी, ये पॉइंट को ख़त्म कर लेती हूँ। सो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में मतलब क्या है, ई कोलाई लैक्टोज से एब्जॉर्ब करेगा, लैक्टोज उसका खाना है। अब उसका खाना लैक्टोज है तो उसको डाइजेशन करने के लिए क्या करेगा, एंजाइम्स बनाएगा। एंजाइम कैसे बनेगा, प्रोटीन बनाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए जीन ए बी सी, ये तीनों जीन से 3 एंजाइम्स बनेंगे ए बी सी। ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या लैकोप्रोन काम करेगा, यस करेगा, क्योंकि लैकोप्रोन का मतलब क्या है, सेट ऑफ जीन्स जो कि एक ही प्रमोटर के अंडर में काम करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, रुकिए मैं खाली स्लाइड लेती हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे लैक्टोज है तो ई कोलाई क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यही ना। लैक्टोज अगर होगा तो लैक्टोज ये वाले प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उन एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रमोटर है और ये जीन्स है, जीन ए बी सी, ये जीन से एंजाइम्स बनेगा, सॉरी ये जीन से क्या बनेगा, पहले आरएनए बनेगा, एमआरएनए, फिर उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर ये प्रोटीन एंजाइम्स बनेंगे, ये एंजाइम्स यहाँ पे ज़रूरत होगा। तो लैक्टोज अगर है तो ट्रांसक्रिप्शन करना ज़रूरी है, अगर लैक्टोज नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, ठीक है। तो लैक्टोज प्रेजेंट यस, लैक्टोज एब्सेंट नो, रॉन्ग, नहीं चाहिए। लैक्टोज प्रेजेंट है तो एक्टिवेटर की ज़रूरत है जो कि प्रमोटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को और ज़्यादा बाइंड करवाएगा। लैक्टोज एब्सेंट है
तो रिप्रेसर की ज़रूरत है जो कि प्रमोटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड ही नहीं करने देगा। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो लैक्टोज को तो डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाने के लिए इतना धंधा हो रहा है, अगर ग्लूकोज ऑलरेडी है तो वो क्यों ट्रांसक्रिप्शन करेगा? तो इस केस में लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो लैकोप्रॉन नहीं होगा, रिप्रेसर चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो भी वही ये वाला ही केस है, एक्टिवेटर चाहिए। आई होप समझ में आ गया ये चीज़, आई होप ये चीज़ समझ में आएगा, आ गया आपको। सचिन थैंक यू, वेलकम बेटा, थैंक यू, ये समझ में आ गया आई होप। सो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि प्रमोटर के लेवल पे ही हम रेगुलेशन कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ये एक अलग टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ जीन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, या जीन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कोई भी टॉपिक के अंडर में ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे ब्रीफली यही कहने की बात है कि प्रमोटर के लेवल पे ही हम ये डिसाइड कर सकता है, सेल ये डिसाइड कर लेता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना स्ट्रांगली होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लैकोप्रॉन का। सो यहाँ तक रेगुलेशन कंप्लीट है। एंड इनिशिएशन में क्या हो रहा है, एबॉर्टिव इनिशिएशन एंड इसके बारे में, तो स्क्रंचिंग मैकेनिज्म के बारे में तो मैंने बात की थी, रुकिए ये डायग्राम को मैं समझा के इसके बाद टर्मिनेशन होगा। सो मैं ब्रीफली बता देती हूँ आज क्या क्या हुआ। आज हमने शुरू से क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वो आरएनए में ट्रांसफ़र होना। आरएनए 3 तरह के होते हैं, कोडिंग आरएनए जिसको कि एमआरएनए कहते हैं, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए जिसका एग्जांपल है siRNA, miRNA, snRNA, SNORNA। ये डिटेल में मैंने 1 PM की क्लास आज दिन में बताई थी। लार्ज नॉन कोडिंग आरएनए, ये भी एक टाइप का आरएनए है। लार्ज नॉन कोडिंग आरएनए क्या होता है, rRNA एंड tRNA, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन होता है। बेसिकली जो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं वो हम mRNA का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। इन सब का ट्रांसक्रिप्शन से एज सच इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आता भी है तो एक आध आता है, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें ट्रांसक्रिप्शन किसका पढ़ना है, mRNA का पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तीनों सबका एक ही, मतलब सबका डीएनए से ही होगा। तो ये लंबा डीएनए है, बहुत लंबा डीएनए है। ठीक है, अब इसका ये वाला सेगमेंट है लेट्स सपोज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाएगा। हो सकता है कि ये वाला सेगमेंट rRNA बनाए, ये वाला सेगमेंट tRNA बनाए, ये वाला सेगमेंट siRNA बनाए, ये वाला सेगमेंट SNORNA बनाए, ये वाला सेगमेंट लेट्स सपोज SNRNA बनाए। तो इस तरह से डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स, जिसको हम जीन कहते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए बनता है। एंड ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि डीएनए क्रोमोसोम नंबर 1 का जो डीएनए है उसका कोई एक लोकेशन फिक्स्ड होगा, जिससे कि हमेशा हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बनेगा, तो हीमोग्लोबिन का एमआरएनए वहाँ से बनेगा। उसी तरह से rRNA, tRNA, SNRNA, siRNA, इन सब का जीन का लोकेशन फिक्स्ड होता है डीएनए में। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो कौन सा स्ट्रैंड चूज होता है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो डीएनए होता है दैट एक्ट्स एज द टेम्पलेट। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम उसकी डायरेक्शन होगी। याद रखने वाली बात यह है कि इस 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डीएनए को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि नाम से आसानी से कन्फ्यूजन हो सकता है और लोग ये सोच सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड से बन रहा है आरएनए। ये कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन ये यूज़ नहीं होता है एज अ टेम्पलेट। एज अ टेम्पलेट कौन सा यूज़ होता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग या एंटी सेंस या टेम्पलेट। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एमआरएनए बनता है उसका सीक्वेंस इसके साथ सिमिलर होता है, इसलिए इसको ये सारे नाम दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें 1 PM पे मैंने आज समझाई थी सचिन, आप आज 1 PM की क्लास और अभी की क्लास कर लेंगे तो ये डिटेल में पता चल जाएगा। मैं ओवरऑल आपको ब्रीफली बता रही हूँ। ये बताया, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, रेप्लिकेशन में बिल्कुल बहुत कम चांस होता है। क्यों, वो रीज़न मैंने समझाया। उसके बाद मैंने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। यूकैरियोट्स में 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 भी है, लेकिन वो प्लांट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नाम से बुलाया जाता है।
उसका एक कोर होता है जिसका डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। फिर एक और सिग्मा फैक्टर के बारे में हमने बात की। सिग्मा फैक्टर कोर के साथ मिलेगा तब वो एक हॉलो एंजाइम बनाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए अगर ये जीन है, लेट्स सपोज डीएनए का, वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में आएगा तो उस जीन के पास में एक सीक्वेंस होगा जिसको कहा जाएगा प्रमोटर, और प्रमोटर ही वो इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसमें सब कुछ होता है। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर वहाँ बाइंड करता है। उसी लेवल पे डिसाइड होता है कि रेगुलेशन कैसा होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना स्ट्रांगली होगा, ये सारी चीज़ें प्रमोटर पे डिसाइड होती हैं। तो अगर ये प्रमोटर है और ये जीन है तो प्रमोटर यहाँ है, प्रमोटर के ऊपर वाला रीजन को अपस्ट्रीम कहते हैं, उसके नीचे वाले रीजन को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और प्रमोटर में ही वो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि आरएनए में कॉपी होता है, प्रमोटर कॉपी नहीं होता है आरएनए में। फिर प्रमोटर का स्ट्रक्चर देखा था, प्रमोटर में -10 बॉक्स की इंपॉर्टेंस है, -35 बॉक्स की इंपॉर्टेंस है। तो प्रमोटर का स्ट्रक्चर आप देख लेंगे सचिन। उसके बाद में उसके बाद ये हो गया प्रमोटर का स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने क्या बात किया, इनिशिएशन का पूरा डिटेल में बात किया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की। फिर हमने देखा कि इनिशिएशन जब होता है तब, यहाँ पे वही बात करेंगे अभी हम, इनिशिएशन जब होता है तो पॉलीमरेज तुरंत पहला न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करके आगे नहीं बढ़ता है। इनिशिएशन जब होता है पॉलीमरेज प्रमोटर पे ऐसे ही बैठा रहता है और वो आगे नहीं बढ़ता है, प्रमोटर को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहता है। जब तक वो 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए नहीं बनाता है तब तक वो इलॉन्गेशन फेज में नहीं एंटर करता है। यहाँ पे इस प्रोसेस को समझाने के लिए 3 थ्योरी दिया हुआ है। मतलब ये प्रमोटर है, इसके ऊपर पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज डीएनए को अपने तरफ खींचता है, ना कि वो आगे बढ़ता है। डीएनए को अपनी तरफ खींचता है, उस पर स्ट्रेस डेवलप करता है, डीएनए छूट जाता है, छोटा सा आरएनए बना, छूट गया, आरएनए गिर जाता है, वापस से वो डीएनए को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है अपने एक्टिव साइट में। मैंने आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर भी बताया, अपने एक्टिव साइट में खींचने की कोशिश करता है, फिर छोटा सा आरएनए बनता है, गिर जाता है, ऐसे चलता रहता है। इसको बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। और ये जो डीएनए को अपने तरफ खींच रहा है एक्टिव साइट में, इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म, एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए नहीं बनता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है और फिर वो आगे बढ़ता है, इलॉन्गेशन में एंटर करता है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं समझाने के लिए इसको। ये वाला सबसे एक्सेप्टेड है जिसको स्क्रंचिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्रमोटर है, -10 और -35 का बॉक्स इंपॉर्टेंस रखता है। +1 क्या है, +1 वो लोकेशन है जहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड रहता है, तो +1 +2 +3 इस तरह से हमारा जीन रहता है। +1 पहला न्यूक्लियोटाइड है जो कि आरएनए में आता है। तो देखिए -35 बॉक्स, -10 बॉक्स और +1, ये पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड किया है देखिए। और ये पॉलीमरेज देखिए इसी जगह पे ही बैठा है जब तक उसने आरएनए छोटा सा ना बना लिया हो। देखिए ये ग्रीन कलर का आरएनए है, जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड का नहीं बनाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म। और जब तक ये नहीं बनेगा, बार बार आरएनए छोटा छोटा बनेगा और वो गिरता रहेगा, टूटता रहेगा। इसको बोलते हैं एबॉर्टिव आरएनए या एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, यही सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। और 2 थ्योरीज है, ट्रांजिएंट एक्सकर्शन, इंच वर्मिंग, ये दोनों थ्योरी है। इसमें क्या बता रहा है, इसमें बोल रहा है ये सब मतलब साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इस प्रोसेस को समझाता है वो ये वाली थ्योरी है। बाकी के 2 थ्योरी में क्या बोलता है, ट्रांजिएंट एक्सकर्शन में क्या बोलता है कि आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा आगे बढ़ता है प्रमोटर से। देखिए -35, देखिए पॉलीमरेज पहले -35 के पीछे तक है, यहाँ पे देखिए -35 के आगे आ चुका है। तो पॉलीमरेज थोड़ा सा आगे बढ़ता है, बहुत आगे नहीं बढ़ता है, इसीलिए छोटा छोटा आरएनए बन के गिरता रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलीमरेज के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों टुकड़े थोड़ा सा आगे बढ़ता है, देखिए, इसीलिए छोटा छोटा आरएनए बनता है। जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बनेगा तब ये दोनों जुड़ जाते हैं और इलॉन्गेशन में एंटर करता है। यहाँ भी जब 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बनता है तब वो आगे बढ़ता है फाइनली, नहीं तो छोटा सा खिसकता है आगे, थोड़ा सा आगे जाता है, रुक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो समझाता है वो ये वाला थ्योरी है, स्क्रंचिंग मैकेनिज्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट डायग्रामेटिकली मैं आपको टर्मिनेशन के बारे में समझा देती हूँ। सो टर्मिनेशन जो है प्रोकैरियोट्स का 2 थ्योरीज है।
या दो तरह से देखा जाए तो टर्मिनेशन होता है, दिस इज रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। ये दो थ्योरीज है, ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद ये पोर्शन खत्म। तो रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट, ये पहला यहाँ पे है रो इंडिपेंडेंट। रो क्या है? रो इज अ टाइप ऑफ हेक्सामेरिक प्रोटीन, ये बोल सकते हो एक हेलिकेज है विच यूजेस एटीपी, मतलब इट इज AAA+ प्रोटीन। मतलब रो क्या है? एक ऐसा दिखने वाला एक रिंग शेप में एक, अगर ये डीएनए है तो ये इस तरह से मूव करेगा इसमें, ये है हमारा रो प्रोटीन, इस तरह से बाइंड करेगा। ये हेलिकेज है, हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है, उसी तरह से ये ऐसे बाइंड करता है आरएनए से और ऐसे गोल गोल घूम के आगे बढ़ता है। तो रो मतलब हो गया हेक्सामेरिक प्रोटीन विच इज़ अ हेलिकेज, एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज। तो जिसमें जिस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के रो यूज़ होता है उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट। कल की भी शेड्यूल है क्या क्लास के लिए? अच्छा सचिन, कल शाम को 7 बजे जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। ये स्पेशल सेशंस चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस। कल दिन में 1 बजे यूकैरियोट का मैं पढ़ाऊंगी। ये स्पेशल है, ये मैं जब जैसा सिचुएशन होता है वैसा प्लान करते हैं, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस है वो 7 PM पे ही होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। हो सकता है कि क्लास ना हो किसी दिन किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अगर हो रही है यूट्यूब पे तो डेली 7 PM पे होगी ही होगी। वहाँ पे ट्रांसलेशन चल रहा है। ये एक्चुअली मैं प्ले लिस्ट में ये मेरी क्लासेस अवेलेबल है, डिटेल में हो चुका है। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है मैराथन सेशन के फॉर्म में, ठीक है। हेलो मोहम्मद बेटा, ठीक है, समझ में आ गया सचिन आपको? सो यहाँ पे जो प्रोसेस है टर्मिनेशन का, दिस इज रो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे रो यूज़ नहीं हो रहा है। कैसे होता है फिर टर्मिनेशन, वो देखते हैं। सो देखिए, ये डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये आरएनए बन रहा है। सो डीएनए यहाँ से पॉलीमरेज आगे बढ़ चुका है, बहुत दूर से ट्रांसक्रिप्शन कर करके वो आया लास्ट में। यहाँ पे क्या है, रो इंडिपेंडेंट में एक स्पेशल सीक्वेंस की वजह से टर्मिनेशन होता है। तो ये सीक्वेंस डिपेंडेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सीक्वेंस डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है टर्मिनेशन में। तो यहाँ पे सीक्वेंस डिपेंडेंट है। ये है रो डिपेंडेंट, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, ये है रो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे रो यूज़ नहीं हो रहा है, हेलिकेज यूज़ नहीं हो रहा है। ये तीनों डायग्राम उसके हैं, ठीक है। और ये है रो डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दो टर्मिनेशन के प्रोसेसेस हैं, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। शुरू करते हैं। रो इंडिपेंडेंट, ये रो यूज़ नहीं हो रहा है। रो क्या है मैंने आपको बता दिया, एक हेलिकेज है। हेलिकेज क्या करता है, तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हेलिकेज ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। हेलिकेज क्या होता है, हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, मतलब 6 सब यूनिट्स होते हैं रिंग शेप में, 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ये डीएनए है, इसके ऊपर ऐसे बाइंड करता है और ऐसे मूव करता है गोल 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 गोल। और ये क्या है, ये एटीपी यूज़ करता है। डन। तो ये डीएनए है, देखिए डीएनए में 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है, एक है 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे देखिए डायड सिमेट्री होगा, मतलब ये डीएनए है, अगर यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन होते होते कहीं यहाँ पे ये रीजन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायड सिमेट्री। डायड सिमेट्री मतलब क्या होता है, तो डायड सिमेट्री मतलब 2 जगह पे एक सिमिलैरिटी मिलेगी डीएनए में। देखिए यहाँ पे AGC CC GC, यहाँ पे क्या है GC GGG। देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको अगर दिख रहा है तो मैं इनलार्ज करके दिखाऊंगी, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आ जाता है, उसी को बोलते हैं डायड सिमेट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन यहाँ आ गया, उन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगी। अब ये वाला जो रीजन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये लूप में आ जाएगा। और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा। सो आरएनए में भी कॉम्प्लीमेंट्री देखो कहाँ पे आ रहा है, CCC देखो, GGG। रुकिए मैं आरएनए में दिखाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, आई होप दिख रहा है आपको। सो ये डीएनए, ये वाला टेम्पलेट से ये आरएनए बनेगा। ये जब आरएनए बनेगा तो ये ऑफ कोर्स ऐसे बेस पेयर कर जाएगा। ये जो मैंने रेड दिखाया है वो इस रीजन में होंगे, वो न्यूक्लियोटाइड्स।
और ये बीच में जो बोला है ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं स्टेम लूप स्ट्रक्चर। उसके बाद में डायट सिमेट्री के बाद में रिपीटेड ए होगा, रिपीटेड ए होने की वजह से रिपीटेड यू आ जाएगा। देखिए जैसे आरएनए में ये रिपीटेड यू आ जाता है कि पॉलीमरेज डीएनए से गिर जाता है। पॉलीमरेज देखिए, आई होप कितना दिख गया है। अच्छा बेटा मोहम्मद बेटा, अगर थाइमिन रहेगा ना डीएनए में, थाइमिन जो रहता है ना वो क्या होता है, बाय चांस थाइमिन क्या होता है, डीएनए जो मतलब क्या बोल सकते हैं, डीएनए का कभी कभी क्या होता है, एरर की वजह से थाइमिन की जगह पे कभी कभी यूरासिल आ जाता है डीएनए में नॉर्मली। तो समझ लीजिए ACTCG है अगर डीएनए में, ये टी की जगह पे कभी कभी गलती से यूरासिल आ जाता है, इसको बोलते हैं डीएनए एरर, इसको एरर बोलते हैं डीएनए का। अगर यूरासिल आ जाता है गलती से तो रिपेयर एंजाइम्स क्या करते हैं, जब घूमते हैं डीएनए को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि यूरासिल तो नहीं होता है डीएनए में, ये यूरासिल कहाँ से आ गया, ये किसी मिस्टेक की वजह से आया है, इस यूरासिल को काट के हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूरासिल नॉर्मली प्रेजेंट होता डीएनए में तो डीएनए रिपेयर एंजाइम को कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल यूरासिल है या गलती की वजह से यूरासिल आया है। इसीलिए डीएनए में यूरासिल को नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉर्मली गलती की वजह से यूरासिल बन जाता है डीएनए में। आई होप आपको समझ में आया मोहम्मद बेटा, आया ना समझ में डीएनए में। और ये मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पे देख लेंगे, मेरा डीएनए स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है, उसमें ये डिटेल में समझाया गया है कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली अगर यूरासिल प्रेजेंट होता डीएनए में तो गलती से जो यूरासिल बन गया और जो नॉर्मल यूरासिल है वो कैसे पता चलता है रिपेयर एंजाइम को, क्योंकि यूरासिल होता ही नहीं है डीएनए में। गलती से अगर एक भी यूरासिल दिख गया उसको तुरंत हटा दिया जाता है। आई होप समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आया। तो ये जो आरएनए है ये फोल्ड हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे ये रिपीटेड यू देख लेगा पॉलीमरेज, क्योंकि पॉलीमरेज तो यहाँ है, यहाँ तो पॉलीमरेज है ना, ये आगे बढ़ गया, ये ए को ट्रांसक्राइब करके यहाँ पे पहुँचा, जैसे ए को ट्रांसक्राइब करके यहाँ पे आरएनए इस तरह से निकल रहा है। मैं डायग्राम दिखाती हूँ आगे का, देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, स्टेम लूप बन गया, यहाँ पे ए है डीएनए में, इसलिए आरएनए में देखिए बहुत सारा यू आ गया। जैसे आरएनए में यू आ जाता है कि पॉलीमरेज टूट के गिर जाता है। दिस इज रो इंडिपेंडेंट। आई होप समझ में आया ये सबको। दिस इज रो इंडिपेंडेंट, आया समझ में। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। डीएनए में डायट सिमेट्री आ जाता है, मतलब कुछ ऐसे रीजन्स आते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अब वो आरएनए में आ जाएंगे। आरएनए में होने की वजह से वो स्टेम लूप बना लेंगे। यहाँ पे देखिए अब डीएनए में रिपीटेड ए है, रिपीटेड ए होने से आरएनए में रिपीटेड यू आ जाएगा। जैसे रिपीटेड यू बना कि पॉलीमरेज जैसे उसको क्रॉस किया, आरएनए में जैसे रिपीटेड यू बना कि वो ग्रिप टूट जाएगी और वो गिर जाएगा नीचे। आ गया समझ में। तो पॉलीमरेज डीएनए से नीचे ऐसे गिर जाएगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, दो चीज़ों की वजह से हुआ। एक तो हुआ डायट सिमेट्री की वजह से जो कि डीएनए में आ गया, और दूसरा हुआ रिपीटेड ए की वजह से। दो चीज़ों की वजह से हुआ। ये दोनों होने की वजह से रो यूज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप समझ में आ गया। किसी को अगर डाउट होगा तो मुझे पूछना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए पॉलीसिंथेसिस हो रहा है। जैसे स्टेम लूप बना और यू बना कि नीचे गिर गया, ठीक है। ये वाला डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे आता है रो डिपेंडेंट, ठीक है। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, डीएनए में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो कि आरएनए में कॉपी हो जाता है, उसको बोलते हैं रट साइट। देखिए यहाँ पे एनलार्ज करके देखते हैं, उसको बोलते हैं रट साइट। रट का मतलब होता है रो यूटिलाइजेशन टर्मिनेशन। तो एक स्पेशल सीक्वेंस होता है डीएनए में, वो जैसे ट्रांसक्राइब करके आरएनए में आ जाता है उसको बोलते हैं रट साइट। जैसे ही आ जाता है कि ये जो हेलिकेज है वो आरएनए के साथ ऐसे बाइंड कर लेता है और ऐसे घूम 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 के आरएनए में अंदर घुसता है। देखिए यहाँ पे घुसा, आगे घुसा, देखिए आगे जा रहा है, ऊपर चढ़ते जा रहा है। जैसे वो ऊपर चढ़ जाएगा कि ये आरएनए डीएनए के बीच में जो छोटा सा थोड़ी सी दूर में पेयरिंग होकर रखी है, देखो ना, ये आरएनए और डीएनए के बीच में थोड़ी सी दूर में पेयरिंग है कि नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ देगा। आरएनए अब डीएनए के साथ में जो थोड़ी सी दूर में पेयरिंग हुआ था, जिस वजह से सिंथेसिस हो रहा था और ये पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा था, पॉलीमरेज से ही आरएनए को तोड़ देगा, खींच देगा और आरएनए को गिरा देगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है। देखिए
और इस प्रोसेस के लिए जो हमारा रो प्रोटीन है ये एटीपी यूज़ करेगा एज एन एनर्जी सोर्स। देखिए यहाँ पे एक बार और देखते हैं। डीएनए में रट साइट है, देखिए रट साइट आ गया, हेलिकेस, रो हेलिकेस, जैसे रट साइट आ गया आरएनए में ट्रांसक्राइब होके ये बाइंड कर जाएगा आरएनए के साथ में, ऐसे घूम घूम के आगे बढ़ेगा, देखिए ऊपर चढ़ेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे ये जो पेयरिंग है ये टूट के आरएनए गिर जाएगा, रो अलग हो गया, रो फिर से यूटिलाइज हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आप लोग को रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट। तो आज हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या है, इनिशिएशन कैसे होता है, प्रमोटर क्या है, प्रमोटर का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ प्रमोटर क्या है, प्रमोटर के लेवल पे रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, फिर इलॉन्गेशन, इनिशिएशन के बाद में एबॉर्टिव इनिशिएशन क्या है, स्क्रंचिंग मैकेनिज्म क्या है, इलॉन्गेशन क्या है, टर्मिनेशन दो तरह के हैं, टर्मिनेशन क्या है, इलॉन्गेशन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़ ए की, फिर सिग्मा फैक्टर क्या है। ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर मैंने आपको वन गो में यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, सिग्मा फैक्टर का स्ट्रक्चर, जो कि डिटेल में वो एक अलग सा ही टॉपिक है, उसमें 15 से 20 या 25 स्लाइड है, तो वो पढ़ने के लिए फिर और भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि 2 और 4 डोमेन उसका इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड डोमेन -10 से बाइंड करता है और फोर्थ डोमेन -35 से बाइंड करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सिग्मा फैक्टर का भी। सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पूरा लेनिंजर और वॉटसन से मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया है। रही प्रैक्टिस की बात, यहाँ पे रिवीजन है। प्रैक्टिस के लिए आप 7 PM की एक क्लास है जो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एंड कल मैंने 9 PM पे एक और प्रैक्टिस सेशन लिया था। सो ओवरऑल यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट है। कल दिन में 1 PM पे फिर से मैं पढ़ाऊँगी यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन। सो आप 1 PM पे कल यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के लिए आ जाइएगा, वहाँ पे यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा 1 गो में, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सबको समझ में आया। अगर डाउट है तो कल 1 PM पे मिलते हैं, कल उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट कल होगा, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए परसों होगा। सो इन दिस वे मैं 1 शॉट में आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दूंगी। सो आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कल के सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। सो ये स्पेशल सेशन था। नॉर्मल क्लास मेरी 7 PM पे ही होती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के बारे में, क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड ये जो क्लास है वो स्पेशल 7 PM पे ही नॉर्मल क्लास होती है, ट्रांसलेशन चल रहा है। ऐप पे 5 PM पे होती है, एंड ऐप पे मैं कल फिर से प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो कि यूट्यूब पे था उसको फिर से प्रैक्टिस करा रही हूँ ऐप पे, पोल के फॉर्मेट में। वहाँ पे पोल यूज़ होता है। पोल एक ऐसा फीचर है जहाँ पे ऑलरेडी आंसर मैं दे देती हूँ, आप अपने आप ही आंसर सिलेक्ट करते हैं, आपको आंसर पता चल जाता है कि आपने सही दिया है या गलत दिया है, आपको स्कोर भी मिल जाता है। ये सारे बेनिफिट्स ऐप पे हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड वहाँ पे भी जो मेरे सेशंस होते हैं वो